नमस्कार आदरणीय दर्शकों, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है सब्जेक्ट, यानी कि आज का टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड इट्स काइंड, यानी कि कर्ता और उसके प्रकार। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हर सेंटेंस, हर वाक्य साधारणतः दो भागों में बटा होता है। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट कुछ लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, लेकिन इसका उच्चारण कुछ ऑड सा है। देखिए, प्रेडिकेट बोलने में कुछ ऑड लग रहा है क्योंकि हम आज तक ऐसा सुने ही नहीं हैं। हम सब बोलते आए हैं प्रेडिकेट प्रेडिकेट। सो a sentence has two parts. First is subject and the second is predicate. So what is a subject? Subject, as I told in the previous video, that a subject is that part of a sentence about which or whom something is said, some information is given. In other words, a subject is a person or place or thing about which we get some information through the predicate. Subject यानी कर्ता वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में हम प्रेडिकेट के द्वारा या विधेय के द्वारा कुछ सूचना पाते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान या जिसके भी बारे में हम सामने वाले को बताना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होगा, और जो बात बताना चाहते हैं उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में, उस बात को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण, द ईजीएस्ट एग्जाम्पल वुड बी ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। मैंने किसके बारे में आपको बताया? मैंने हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने बताया। क्या बताया? कि वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने दो बातें बताया, एक तो वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम, और दूसरा उनके बारे में कुछ। तो जिन व्यक्ति के बारे में मैंने सूचना दिया उसे हम ग्रामर में सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं, और उनके बारे में जो सूचना दिया उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कितने तरह के सब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं। क्या हमेशा एक वर्ड ही होगा सब्जेक्ट? क्या केवल एक नाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है? जैसे इस वाक्य में श्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या बस व्यक्तिवाचक संज्ञा ही सब्जेक्ट हो सकता है, या जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, जैसे कॉमन नाउन, जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, या फिर कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, समूहवाचक संज्ञा, जैसे टीम या आर्मी या और कुछ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टीम हैज़
अ फ्यू प्लेयर्स। तो ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, क्योंकि जानते हैं हमेशा एक रूल है एक इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में नहीं, हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि जब भी आप जातिवाचक संज्ञा या कोई भी संज्ञा रखते हैं तो उसके पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बिना आर्टिकल के किसी भी कॉमन नाउन को या कलेक्टिव नाउन को शुरू करना गलत माना जाता है। तो अ टीम कह सकते हैं आप, द टीम कह सकते हैं आप, एन आर्मी, द आर्मी चलेगा, लेकिन सिर्फ आर्मी से शुरू कर दें, चाहे बॉय, ऐसे नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस में पॉसिबल है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का है, या फिर जो लोग बहुत ही डीप स्टडी करना चाहते हैं उन्हें ये बात पता रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट अक्सर हम देखते हैं कि एक वर्ड होता है, राइट। जैसे कि संतोष इज़ माय फ्रेंड, या दिल्ली इज़ इज़ एन ओल्ड सिटी, या फिर मैगी इज़ द फेवरेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, ऐसा कुछ। तो लेकिन ऐसा है नहीं। कैसा नहीं है ना कि हमेशा प्रॉपर नाउन ही सब्जेक्ट हो वाक्य का। क्या हमेशा जो भी हम वाक्य कहते हैं उसमें किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में ही कहते हैं क्या? हमेशा गाजीपुर मेरा ज़िला है, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का, एक लड़का पतंग उड़ा रहा था, या कुछ टीमें मेरे स्कूल में आई थी, या इन फूलों की खुशबू मधुर है, या फिर मेरे दोस्त के छोटे भाई की फ्रेंड मुंबई में रहती है। तो देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड हो या कोई प्रॉपर नाउन हो। कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकता है, 4 वर्ड हो सकता है। आप चाहें, आपको आज़ादी है, आप कर्ता के स्थान पर मन चाहे संख्या शब्दों की प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड ही होना चाहिए। तो आज के चर्चा में, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सब्जेक्ट्स आखिर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या उनकी रचना होगी, क्या उसके शब्दों का स्थान होगा, और उनको हम लोग कौन कौन से कैटेगरीज में रखेंगे, यानी ये पूरा डिटेल एकदम। आज आप ये समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट जो एक प्ले ग्रुप के बच्चे को सिखाया जाता है वो है कि एक प्रॉपर नाउन, जैसे कि जोसेफ इज़ अ टीचर। तो मैंने इस वाक्य में किसके बारे में बताया? जोसेफ के बारे में। तो जोसेफ क्या हुआ? सब्जेक्ट। या लॉर्ड रामा। पता है एक ये रूल है इंग्लिश में, पता नहीं क्यों, कि अगर आप किसी भी हमारे जो महाकाव्य हैं, जैसे कि स्पेशली हिंदूज़ के जो एपिक्स हैं या महाकाव्य हैं, जैसे रामायण या गीता या महाभारत, उसके जो पात्र हैं या जो देवी देवता हैं हमारे, उनके नाम के आगे हमें ए ऐड करना पड़ता है। तो हिंदी में हम भले ही राम कहें, इंग्लिश में रामा कहना पड़ेगा। हिंदी में भले हम लक्ष्मण कहें, इंग्लिश में लक्ष्मणा कहना पड़ेगा। हिंदी में भले हम हनुमान कहें, इंग्लिश में हमें हनुमाना कहना पड़ेगा।
राइट, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, राइट। तो मैं कह रहा था कि जनरली प्रॉपर नाउन्स को हम सब्जेक्ट मानते हैं, राइट। एक बच्चा जो पहली बार इंग्लिश सीखता है उसको एक एक वर्ड के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और स्पेशली वो वर्ड प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम। लेकिन अब दूसरे तरह का सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, वो है दूसरी तरह का जो सब्जेक्ट है वो दो शब्दों से मिलके बन सकता है, राइट। अगर एक शब्द का ही सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो बस सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा या कोई सर्वनाम होगा, जैसे शी हो गया सब्जेक्ट, इज अ टीचर, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड है। या दे आर फ्लाइंग काइट्स, दे यहाँ पे प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ड का सब्जेक्ट है यहाँ पे। या आई, इसके बाद प्रेडिकेट, एम अ टीचर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट एक शब्द से बना है तो वह सब्जेक्ट या तो प्रॉपर नाउन होगा, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या कोई सर्वनाम होगा, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, राइट। लेकिन सब्जेक्ट दो शब्दों का भी हो सकता है, जैसे अ बॉय इज ऑन द टेरेस, एक लड़का छत पे है, दिख रहा है यहाँ से। या माई बॉय इज एट द टेरेस, ऑन द टेरेस, या मेरा लड़का टेरेस पे है। या दिस बॉय इज माई सन, या यह बालक मेरा पुत्र है। या some boys are on the roof, कुछ लड़के छत पे हैं। या 3 boys are on the roof, आप देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट पे यहाँ पे दो दो शब्दों से मिलके बन रहा है, a boy, my boy, this boy, some boys, या each boy has a blue kite, प्रत्येक बालक के पास नीली पतंग है, प्रत्येक बालक, एक बालक, मेरा बालक, यह बालक, कुछ बालक, प्रत्येक बालक, 3 बालक। तो देख रहे हैं आप, तो सब्जेक्ट दो दो शब्दों से भी मिलकर बन सकता है। तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स दिए गए हैं, ऐसा अगर दो शब्दों से बना है सब्जेक्ट। तो देखिए, जो बाद वाला शब्द है वो हमेशा एक कॉमन नाउन होगा, जैसे एक बालक, तो बाद वाला शब्द क्या है, बालक, कॉमन नाउन है। या मेरा बालक, यह बालक, कुछ बालक, 4 बालक। तो जो सेकेंड वाला शब्द है वो हमेशा कॉमन नाउन होता है। और पहला वाला शब्द क्या होगा, वो तो बदलता रहा है। पहले ए था, फिर माई हो गया, फिर दिस हो गया, फिर सम हो गया, फिर ईच हो गया, है ना। देखिए, अ बॉय, दिस बॉय, माई बॉय, सम बॉयज़, 3 बॉयज़, ईच बॉय, दिस बॉय। तो जो पहला वाला शब्द है, जो ये जो ए, इन सबको हमने, हमारे ग्रामेरियंस ने इंग्लिश में एक नया वर्ड दिया है, उसे हम कहते हैं डेटर्मिनर्स, जिसे कुछ लोग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, राइट। यानी कि डेटर्मिनर के साथ अगर हम कोई कॉमन नाउन लगाएं तो सब्जेक्ट बन सकता है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, जग, मैन। और डेटर्मिनर क्या होता है, आइए इसको भी थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिया, अ बॉय, अ, दिस, माई,
ईच, सम, जो सब हैं इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। और ये 6-7 तरह के होते हैं। पहला वर्ड सेंटेंस का 99% वाक्यों के पहले वर्ड्स डिटर्मिनर्स ही होते हैं। तो क्या क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स का टॉपिक स्पेशली ये क्लास 10th बोर्ड में और 9th में भी प्रेस्क्राइब किया गया है स्पेशल स्टडी के लिए। वैसे तो ये हर क्लास में ही काम आता है। अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहला वर्ड 99% एक डिटर्मिनर ही आएगा। तो क्या क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? उससे पहला नंबर आता है आर्टिकल्स का, ए एंड द। क्या तो ये होंगे डिटर्मिनर्स, जैसे अ बॉय इज प्लेइंग या एन एप्पल इज ऑन द टेबल या द एप्पल इज रेड, द एप्पल इज फ्रेश। देख रहे हैं? तो एप्पल से पहले ए एंड द ये जो शब्द आए हैं इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। दूसरा जो डिटर्मिनर है पॉसिबल वो है पजेसिव्स, स्पेशली पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स, ये वो शब्द जिससे हम किसी का पजेशन दिखाते हैं। पजेशन क्या होता है? पजेशन बना है पजेस शब्द से, POSSESS, पजेस मतलब कि कुछ रखना, किसी चीज़ का आधिपत्य होना, किसी चीज़ का अधिकारी होना। जैसे जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे मैं पजेस करता हूँ, ये मेरा पजेशन है, मेरा ही सामान है, मेरी ही संपत्ति है। जो भी मेरा है वो मेरा पजेशन है। और आपने तो सुना भी होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि वह लड़की बहुत ही पजेसिव है, मतलब मेरा है तो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तो पजेस शब्द से ही बना है, पजेस, पजेसिव, पजेशन, पजेसिवली। ये मैंने इसका नॉमिनलाइजेशन किया तो देखिए, पजेस वर्ब, पजेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिवली एडवर्ब ऑफ पैनर बन गया, राइट। तो अभी इसे ज़रा हम लोग किनारे रखते हैं। तो जिन वर्ड से, जिन शब्दों से हम अपना या आपका या किसी और का पजेशन इंडिकेट करते हैं, जैसे मेरा लड़का, आपका लड़का, उसका लड़का, इसका लड़का, उनका लड़का, हमारा लड़का, तो हमारा, इसका, उसका, उनका, आपका, मेरा, ये सब जो शब्द यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में उसे हम लोग पजेसिव्स कहते हैं, स्पेशली पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्यों एडजेक्टिव बोलते हैं? आप तो जानते ही होंगे कि 70% एडजेक्टिव्स का स्थान किसी कॉमन नाउन के पहले होता है, जैसे टॉल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट टीचर, रिच गर्ल। देखिए रिच, स्मार्ट सब रिच, गर्ल, गर्ल के पहले रिच, ब्यूटीफुल लेडी, लेडी के पहले ब्यूटीफुल। तो अक्सर एडजेक्टिव्स का प्रयोग स्थान नाउन्स के पहले होता है। और इसी तरह ये जो है माई टीचर, हर टीचर, हिज टीचर, योर टीचर, आवर टीचर, दियर टीचर, ये सब जो माई, आवर, हिज, हर, योर, ये सब जो आए हैं ये सब किसी न किसी नाउन के पहले लगते हैं हमेशा, इसलिए इनको एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। और क्योंकि इनसे हम अपना पजेशन दिखाते हैं, अपना किसी सामान जिसके हम मालिक हैं वो दिखाते हैं, इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स हो सकते हैं आर्टिकल्स के अलावा। तो न केवल अ बॉय इज़ प्लेइंग, बल्कि आप कह सकते हैं माई बॉय इज़ प्लेइंग। तो माई क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे डिटर्मिनर है और इसके बाद लगा है कॉमन नाउन। तो डिटर्मिनर्स के बाद जो कॉमन नाउन्स आते हैं इनके लिए भी एक ग्रामेरियंस ने वर्ड दिया है, स्पेशल वर्ड। इनको हम कहेंगे हेड वर्ड, HW, हेड वर्ड, क्योंकि ये मुख्य शब्द हैं। आर्टिकल नहीं भी लगाएंगे आप तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप हेड वर्ड ही नहीं कहेंगे तो सब्जेक्ट बिल्कुल शून्य सा हो जाएगा। अ इज़ प्लेइंग बिना बॉय के बिल्कुल मीनिंगलेस लग रहा है, अ बॉय इज़ प्लेइंग। अ हटा देंगे, बॉय इज़ प्लेइंग चलेगा, लेकिन अ इज़ प्लेइंग दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए ये कॉमन नाउन्स हेड वर्ड्स हैं, हेड मुख्य शब्द कहते हैं।
और लेकिन इनके पहले क्या लगा होता है, डिटर्मिनर लगे होते हैं। और डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। पहला होता है आर्टिकल, दूसरा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव्स, और अब चलते हैं तीसरे डिटर्मिनर पे, जो कि चलिए हम लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द बना है डेमोन्स्ट्रेट से, कुछ लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दिखाना, प्रदर्शित करना। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इन चार शब्दों को या कुछ और शब्दों को हम ऐसे ही कुछ और शब्दों को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। और एडजेक्टिव क्यों, कि फिर ये इनका स्थान किसी नाउन के पहले होगा जिसकी विशेषता बताएंगे। दिस बॉय न कि दैट बॉय, दैट गर्ल न कि दिस गर्ल, दीज बॉयज, दोज बॉयज। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इन्हें हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट, कुछ प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं। और इनका स्थान एक हेडवर्ड के पहले होगा। हेडवर्ड कौन, कॉमन नाउन। दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज। तो दर्शकों हमने सीख लिया 3 डिटर्मिनर्स। पहला आर्टिकल्स, दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव्स और तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब चलते हैं चौथे डिटर्मिनर पे, जो कि हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या, ये कौन सा, इसमें कौन सा रूट वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट, कुछ बांटने का सेंस है। जैसे कि ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, एवरी बॉय, आइदर बॉय, नाइदर बॉय, दोनों में से कोई नहीं, आइदर बॉय, दोनों या दोनों में से कोई एक, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, और उसके बाद कुछ भी आप प्रेडिकेट दीजिए। ईच बॉय इज हैप्पी, एवरी बॉय इज सेटिस्फाइड, या नाइदर बॉय इज प्रेजेंट, या फिर आइदर बॉय हैज़ अ बॉल। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जिसके एग्जांपल्स हैं ईच, एवरी, आइदर, नॉर, आइदर और नाइदर, ये भी डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। यानी कि इनसे भी सेंटेंस शुरू हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट के एक पार्ट बन सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि इनके बाद तुरंत एक हेडवर्ड होगा जो कि एक कॉमन नाउन होगा। ईच गर्ल, ईच स्कूल इज ऑब्जर्विंग वेकेशन। देखिए ईच स्कूल, इनमें भी कुछ बारीकियां हैं। जैसे ईच के लिए कम से कम 2 के लिए होना चाहिए, ईच अगर कम से कम 2 होने चाहिए इसमें। एवरी में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, आइदर में 2 लोग ही होने चाहिए, नाइदर में 2 लोग ही होने चाहिए, राइट। तो कुछ रूल्स हैं इसमें भी, क्योंकि इस टॉपिक में तो नहीं आने चाहिए। तो यानी कि हमने चौथा भी डिटर्मिनर सीख लिया। पहला आर्टिकल, दूसरा पजेसिव्स, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव, और पांचवा चलते हैं उस पे न्यूमरल एडजेक्टिव्स पे। ये न्यूमेरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरल्स मतलब नंबर्स, संख्याएं। ये भी तो एडजेक्टिव्स ही कहलाती हैं। आप सोच रहे होगे मैं कभी एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, कभी एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एडजेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ। असल में एडजेक्टिव ये रॉन्ग है, डी को हम साइलेंट रखते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, विशेषण, राइट। तो न्यूमेरल्स में संख्याएं आती हैं, जैसे कि कोई कॉमन नाउन लीजिए, जैसे टेम्पल। टेम्पल कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। उसके पहले कोई लगा दिया संख्या, जैसे कि 5 temples are in my colony। तो 5 temples, कितने temples, क्या विशेषता है, 5। तो ये हुआ क्योंकि 5 नंबर है, तुमने कहा न्यूमरल, और क्योंकि विशेषता बता रहा है टेम्पल्स की कि 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 5 ही केवल, तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव हुआ। तो ये हुआ न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये भी डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम
संख्या के स्थान पे श्रृंखला बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि जो 5वां मंदिर है ना, वो गणेश जी का है, पहला तो शंकर भगवान का है। तो द 5th टेम्पल इज लॉर्ड गणेशा's टेम्पल। द थर्ड बॉय इन द क्यू इज Ganesha. Yeah, the 11th house in this colony is vacant. 11वां मकान इस कॉलोनी में खाली है, राइट। तो न्यूमेरल्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल दिया 5 टेम्पल्स या 11th हाउस, ये तो निश्चित है। कभी कभी अनिश्चित संख्या भी होती है, जैसे some temples are renovated this year, जैसे कि जिसका मतलब हुआ कि कुछ मंदिरों का मरम्मत हुआ है इस वर्ष। some temples कितने, 1 2 3 4 कितने, अनिश्चित संख्या। some temples, few temples, a few temples, तो यानी कि अनिश्चित संख्या भी हो सकती है डिटर्मिनर्स में, जिसे हम कहेंगे इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जिसमें सम, फ्यू, अ लॉट ऑफ, मैनी, ये सब आ सकते हैं, लेकिन संख्या निश्चित नहीं होगी, राइट फ्रेंड्स। तो ये सब थे डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का दूसरा शब्द क्या होगा, हेड वर्ड, जो कि एक कॉमन नाउन होगा, और उसके बाद आएगा प्रेडिकेट। तो ऐसे एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जाम्पल को लीजिए, व्हाट्स दिस, ओके, दिस बुक वॉज अ मेमेंटो फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो यानी कि दिस बुक हुआ सब्जेक्ट, और इज़ अ मेमेंटो बाय माई स्टूडेंट्स, या फिर दिस बुक इज़ अ मेमेंटो ऑफ माई स्टूडेंट्स। मेमेंटो क्या होता है, मेमेंटो इज समथिंग that makes you recall someone, या मेमेंटो इज समथिंग गिवन इन मेमोरी ऑफ समथिंग, या कुछ जो किसी को कुछ याद में दिया जाए, मेमेंटो। तो कोई चीज़ जो आपको किसी चीज़ का स्मरण के लिए दिया जाए, या कुछ यादगार के रूप में दिया, यादगार तोहफा, समथिंग। तो दिस बुक मैंने कहा, तो दिस यहाँ पे क्या हुआ, डिटर्मिनर, और बुक क्या हुआ, हेड वर्ड। यानी कि डिटर्मिनर और हेड वर्ड मिलके एक सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी डिटर्मिनर और हेड वर्ड के बीच में एक और वर्ड पॉप अप होता है, जैसे दिस ओल्ड बुक। देखिए, दिस बुक मैंने कहा था सब्जेक्ट में, अब बीच में एक एडजेक्टिव एक और ऐड कर रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस ओल्ड बुक इज फ्रॉम USA, या राइट। यानी कि अब हमने अपने सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या बढ़ाया। पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट एक शब्द का बन सकता है, जैसे कि लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ यहाँ पे एक वर्ड सब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने सीखा कि दिस सिटी इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ नवाब्स, राइट। सो दिस सिटी यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है सब्जेक्ट। दिस क्या हुआ इसमें, डिटर्मिनर, और सिटी क्या हुआ, हेड वर्ड। और डीप में चलें तो यहाँ पे दिस क्या, कौन सा डिटर्मिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और हेड वर्ड क्या है पे, कॉमन नाउन है, सिटी, राइट। अब हम अपने इस सब्जेक्ट के संख्या को बढ़ाएंगे। अब हम कहेंगे दिस ब्यूटिफुल सिटी इज लखनऊ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 3 शब्दों से मिलकर बना है, दिस ब्यूटिफुल सिटी। दिस तो जानते हैं डिटर्मिनर कहलाएगा ग्रामर में,
सिटी जानते ही है, हेड वर्ड कहलाएगा। और बीच में जो लगा है ब्यूटीफुल, ये है प्योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे भी इसको एक नया नाम दिया गया है, वो है क्वालिफायर, क्योंकि ये कॉमन नाउन को कुछ क्वालिफिकेशन दे रहा है, कुछ क्वालिफाई कर रहा है, उसकी कुछ खासियत बता रहा है, राइट। सो दिस ब्यूटीफुल सिटी या दैट टॉल गर्ल या माई यंगर ब्रदर या अ प्रिटी लेडी या 3 rich men या each fair girl। देख रहे हैं, तो मैं 3 वर्ड्स के बना रहा हूँ सब्जेक्ट में, और बीच में जो वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ फेयर, ब्यूटीफुल, प्रिटी, टॉल, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ हैं। यानी कि अब हमने सब्जेक्ट को 1 से 3 शब्दों में चेंज कर दिया, और तीनों का ग्रामेटिकल नाम क्या दिया गया, पहले का डिटर्मिनर, दूसरे का क्वालिफायर और तीसरे का हेड वर्ड। लेकिन इतने पे ही हम संतोष नहीं करेंगे, हम कुछ और ऐड करेंगे सब्जेक्ट में। और देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, दिस ब्यूटिफुल गर्ल विथ ब्लू आइज is my new classmate। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट मैंने किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, नीली आँखों वाली यह खूबसूरत लड़की। और प्रेडिकेट क्या हुआ, मेरी सहपाठी है, मेरी नई सहपाठी है, राइट। तो अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाहता हूँ आपको कि जो प्रेडिकेट है कैसे आप पहचानेंगे कि प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हुआ है। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। विधेय वाक्य का वह हिस्सा है जो कि कर्ता के बारे में कुछ सूचना देता है। लेकिन वैसे आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा, अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसमें प्रेडिकेट का हिस्सा कहाँ से शुरू है। तो इसका मैं सबसे एक ईजी सा आइडिया देता हूँ आपको मैं। प्रेडिकेट हमेशा किसी न किसी वर्ब से शुरू होता है, वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल मैं आपको अभी सुनाता हूँ। एक एग्जाम्पल में मेन वर्ब से शुरू होगा, मुख्य क्रिया से शुरू होगा प्रेडिकेट, एक में सहायक क्रिया से और एक में मॉडल वर्ब से। देखिए, These girls run in the morning। These girls सब्जेक्ट, run in the morning, run देखिए मेन वर्ब, प्रेडिकेट है यहाँ से, run in the morning प्रेडिकेट है ना, यानी कि मेन वर्ब। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सहायक क्रिया से। These girls are runners। देखिए are runners ये प्रेडिकेट है और यहाँ पे शुरू है हेल्पिंग वर्ब से। तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें कि मॉडल वर्ब से शुरू होगा। These girls can run fast। तो these girls सब्जेक्ट और can run fast प्रेडिकेट, और can है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि there are 13 modal auxiliary verbs: shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, ought to, dare and used to, right? तो ये तो हुआ प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट पहचानने का तरीका। वो छोड़िए, तो मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट एक शब्द के या 2 शब्द के या 3 शब्द के बन सकते हैं, और कभी कभी अब देखिए हम कैसे सब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि दिस ब्यूटीफुल गर्ल विथ ब्लू आइज इज़ माई न्यू क्लासमेट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, दिस ब्यूटीफुल गर्ल विथ ब्लू आइज। तो दिस को तो हम पहचानते हैं
कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है यहाँ पे। ब्यूटीफुल क्वालिफायर है जो कि एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और गर्ल कॉमन नाउन है जिसे हम हेड वर्ड कहेंगे यहाँ पे। लेकिन जो हमने यहाँ पे नया ऐड किया है वो है विथ ब्लू आइज़, नीली आँखों वाली, विथ ब्लू आइज़। तो यहाँ पे ये 3 शब्द मिल के ये भी काम तो कर रहे हैं एडजेक्टिव का ही, ये विशेषता ही बता रहे हैं उस लड़की का कि वो खूबसूरत लड़की नीली आँखों वाली। वो खूबसूरत लड़की नहीं जिसकी आंखें काली हैं, मैं नीली आँखों वाली की बात कर रहा हूँ। क्या स्पेशलिटी है उसकी, क्या विशेषता है उसकी, नीली आँखों वाली। तो ये काम तो विशेषण का ही कर रहे हैं, काम तो एडजेक्टिव का ही कर रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ड तो है नहीं। विथ ब्लू आइज, 3 शब्द मिल के कर रहे हैं विशेषता का काम। तो हम आप तो जानते हैं कि अगर कोई भी वाक्यांश एक शब्द का ना हो बल्कि एक सदी शब्दों का हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेज, PHRASE। और यहाँ पे क्योंकि ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे सब्जेक्ट का रचना क्या हुआ, ज़रा हम एनालाइज करें। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बना है डिटरमिनर प्लस क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। तो अब एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनते हैं? तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर नाउन फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी रचना कैसे होती है, इसके लिए आपको एक नई वीडियो की तलाश करनी पड़ेगी जो कि स्पेशली फ्रेजेस पे बना हो। कुछ लोग तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस दोनों पे बना देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक का फंडा क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए किसी और वीडियो में, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि सब्जेक्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर एक शब्द का भी हो सकता है जिसमें कि वो प्रॉपर नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं आपको तो पता ही होगा, मुझे पहले भी बताना चाहिए था आपको। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन, प्रो मतलब के स्थान पर और नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है। यानी कि मेरा नाम संतोष है, संतोष की जगह पे मैं अपने आप को आई कहूँगा। आपका नाम मान लीजिए है, आपका नाम है प्रणब, तो मैं आपको कहूँगा यू। और किसी और की बात करेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जतिन की, तो उसको मैं कहूँगा ही। हम बात कर रहे हैं मिनी की, तो उसको मैं कहूँगा शी। मैं जतिन और मिनी दोनों की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा दे। मैं खुद की यानी संतोष और अपनी वाइफ सरिता की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा वी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, 2 लोग हैं। अकेला की बात करूँगा तो आई कहूँगा, मेरे साथ जो और है उसको मिला के वी कहूँगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। तो सब्जेक्ट में या तो एक प्रॉपर नाउन होगा या कोई एक प्रोनाउन होगा या फिर 2 शब्द जिसमें एक डिटरमिनर एक कॉमन नाउन। डिटरमिनर क्या क्या हो सकते हैं? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, पोजेसिव्स, न्यूमेरल्स, ये सब। और कभी कभी 3 शब्द के बनते हैं सब्जेक्ट्स जिसमें कि डिटरमिनर, बीच में एक एडजेक्टिव और फिर हेडवर्ड, जैसे अ टॉल बॉय, दिस टॉल बॉय। और कभी कभी बहुत सारे शब्दों के सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, जैसे कि डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और फिर एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे कि 4 ओल्ड मेन विथ ब्लैक umbrellas were dancing in the rain, right। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा सब्जेक्ट और उसके प्रकार का, सब्जेक्ट एंड इट्स काइंड, है ना। और स्टूडेंट्स को इतने पे काम नहीं चलेगा, उन्हें अब जानना पड़ेगा कि प्रेडिकेट कैसे बनता है। अब ये तो जान गए सब्जेक्ट कैसे बनता है। सब्जेक्ट में पहला वो डिटरमिनर होगा, हेडवर्ड होगा और ये क्वालिफायर होगा या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन आपको ये भी जानना है कि प्रेडिकेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रेडिकेट एक वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बाद क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं,
एडवर्ब फ्रेजेस कैसे जोड़ते हैं पीछे, कंजंक्शंस लगा के नए नए क्लॉजेस कैसे जोड़ना है, ये सब आप सीख लेंगे तो आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आ जाएगा और आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अपनी बहुत सारी बातों को सिंथेसाइज करके, उनका सिंथेसिस करके, 1000 बातों को सिंथेसिस करके आप एक ही सेंटेंस में अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं, जो कि किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। और तो मैं इस वीडियो का एंडिंग कैसे करूं, कोई जोक या कुछ, ताकि आप हंसें और आपका जो थकान है वो आप जितनी भी अपनी एनर्जी यूज़ की सब रिप्लेनिश हो जाएं, आप फिर से आप भर जाए उत्साह और ऊर्जा से। कोई जोक? यस। तो इसमें कहीं एडल्ट्स और माइनर का तो चक्कर नहीं हो जाएगा इसमें? नहीं, इतना भी ये वल्गर नहीं है। राइट। तो क्या होता है एक बार कि देयर वाज अ लेडी, so she went to Japan with her husband, right? And one day she went for a morning walk, and during her walk she thought of keeping her hands busy. So she thought to start knitting some sweater, right? And while she was walking, she also knit sweater with that knitting needles. So while she was knitting, she thought of some design, but she couldn't recall some good design, a design idea. So suddenly she saw something written in front of a shop, right? So not written, but it was kind of design there. So she saw that design and she felt very, it was very fascinating for her. She thought of copying that design through that knitting, right? So she saw that design, she stood there for some time and she saw the design and copied it on the sweater, right? With the help of those knitting needles. And by 2 or 3 days, that sweater, that pullover was ready. And then on her next morning walk, she was in that sweater, in that pullover, very beautiful one, and she was walking. So as soon as she reached 400 or 500 meters away from her house, a few Japanese people started giggling, giggle like this, like that, started laughing. So she was just wondered, why these people are laughing at me. Was there anything wrong with her? And she just felt herself, no, there was nothing wrong. Then she moved on. She ignored them and moved on. But again, she found a few girls giggling and laughing at her. So this time she couldn't stop herself, and she went near them and just asked, what makes you laugh? Do I look like a fool? Then one of them said, hey, why have you written this on the front of your pullover, on your sweater? Then she said, what? No, it's nothing, it's a design. So then the Japanese girl replied, no, it's not a design, it's written fresh milk available. And she was just shocked, fresh milk available? How? Then she thought, she said no. Then the girl said, where did you get this design from? Then she revealed that once she was on her morning walk and she saw this design in front of a shop. Then those Japanese girls told her that the design was actually
written on a dairy shop. You know, it was a milk booth. So so could my joke make you laugh? हंसी आई? नहीं आई? ये मुझे किसी ने सुनाया था, पता है, बहुत ही, यू नो, इट वाज सो नियर एंड डियर टू मी. याद नहीं आ रहा कौन सुनाया था मुझको, यू नो. Leave it. Right, so see you then. Bye.